हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने मीजोमर, प्रेरणिक प्रभाव और अतिसंयुग्मन प्रभाव के जो काप धनायन ऋणायन मुक्त मूलक की स्थायी की बात थी वो सब कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, वो एक केस फर्स्ट था जो हमने इन सब के अनुप्रयोग देखे थे। केस नंबर 2 इन्हीं सबको मिला जुला के हम और ज़्यादा अनुप्रयोग देखते हैं बेटा। केस नंबर सेकंड क्या है अपने लिए? बंध लंबाई एवं बंध सामर्थ्य। वही सारे बेटा अनुप्रयोग देखेंगे सबके, मीजोमर, प्रेरणिक और अतिसंयुग्मन के मिला जुला के प्रयोग से हम बंध लंबाई और बंध सामर्थ्य को तुलना करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बंध सामर्थ्य की बात कर रहे हैं बेटा। उससे पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि जैसे मान लो मैंने कार्बन सिग्मा बंध कार्बन लिखा, कार्बन द्विबंध कार्बन लिखा और कार्बन त्रिबंध कार्बन लिखा। ठीक है, अगर मैं कार्बन सिग्मा बंध कार्बन की बात करूँ तो इसमें जो बंध लंबाई निकल के आती है बेटा, कितनी निकल के आती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। जो कार्बन द्विबंध कार्बन की आती है वो कितनी आती है? 1.33 एंगस्ट्रॉम। और कार्बन त्रिबंध कार्बन की कितनी निकल के आती है बेटा? 1.20 एंगस्ट्रॉम लगभग। ठीक है, ये बात है। ठीक है ना। तो अगर मैं इसको ए बोलूँ, इसको बी बोलूँ, इसको सी बोलूँ, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉन्ड लेंथ यानी कि बंध लंबाई का क्रम क्या होगा, तो ए की बंध लंबाई सबसे ज़्यादा है बेटा, फिर बी की, फिर सी की। ठीक है, सिग्मा बंध सबसे बड़ा होता है, द्विबंध थोड़ा छोटा होता है, त्रिबंध सबसे छोटा होता है। द्विबंध इसलिए छोटा होता है क्योंकि पी कक्षक के समांतर जो बोलते हैं हम अतिव्यापन के कारण वो छोटा हो जाता है। ठीक है ना, ये ज़्यादा छोटा है, सबसे छोटा ये है बेटा, सबसे बड़ा कार्बन सिग्मा बंध कार्बन है। सिग्मा बंध सबसे लंबा होता है। ठीक है, बंध लंबाई ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी है। अगर मैं बंध सामर्थ्य की बात करूं बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं, ठीक है, या बॉन्ड एनर्जी की बात करूं, बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल लो, बॉन्ड एनर्जी बोल लो, बंध सामर्थ्य बोल लो, सब एक ही बात है। तो यहाँ पर देखो, एक डंडा या दो डंडे या तीन डंडे। बचपन में अपन ने बेटा कहानी सुनी थी कि एक पिताजी थे जिसके 4 बेटे थे, उन्होंने एक एक लकड़ी सबको थमाई, लकड़ी सबने तोड़ दी एक एक करके। ठीक है, जैसे ही 4 लकड़ी एक ही बंदे को दी तो नहीं टूटी उससे। तो वही वाली बात है कि यहाँ 3 बंद है और यहाँ एक बंद है, तो 3 बंद को तोड़ना मुश्किल टास्क है बेटा, एक बंद को तोड़ना आसान टास्क है। ये बंद छोटा है बेटा, छोटा बंद है तो वैसे ही मुश्किल से टूटेगा, ये बंद बड़ा है तो आसानी से टूट जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसमें केवल सिग्मा बंद है, इसमें सिग्मा भी आ रहा है, पाई भी आ रहा है, इसमें सिग्मा भी आ रहा है और 2 पाई भी आ रहे हैं। तो इसमें बेटा केवल सिग्मा बंद की ऊर्जा स्टोर है। इसमें सिग्मा बंद की भी है, पाई बंद की भी है, इसमें सिग्मा बंद की भी है, 2 पाई बंद की है। तो सिग्मा 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 तीनों में सिग्मा तो कॉमन है, उतनी ऊर्जा तो चाहिए। एक्स्ट्रा पाई वाली ऊर्जा भी इसमें चाहिए, एक्स्ट्रा पाई वाली ऊर्जा चाहिए बेटा। तो बताओ बंध सामर्थ्य ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक्स्ट्रा चाहिए तो होगा ही सही, सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। तो यहाँ से बेटा एक बात निकल के आती है कि बंध सामर्थ्य जो होता है, या फिर मैं बोलूँ इसको बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी, बंध सामर्थ्य या बंध ऊर्जा जो है वो बंध लंबाई के व्युत्क्रम अनुपाती आ रही है बेटा। कैसी आ रही है? व्युत्क्रम अनुपाती। बंध लंबाई और बंध सामर्थ्य एक दूसरे के कैसे बेटा? व्युत्क्रम अनुपाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए बात आ गई। अगर हमें बंध लंबाई का क्रम पता चल जाएगा तो हमें बंध सामर्थ्य का क्रम भी पता चल जाएगा। कैसे? उसको उल्टा कर देंगे। लेकिन जब हम सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे तो हम बंध लंबाई के बारे में क्यों सोचेंगे? सीधे बंध सामर्थ्य के बारे में ही सोचना है। तो सीधे बंध सामर्थ्य के बारे में सोचने के लिए क्या करना है बेटा आपको? सीधे बंध सामर्थ्य के लिए सोचने के लिए मैं बोलता हूं आपको कि बंध सामर्थ्य को मुक्त मूलक के स्थायी के व्युत्क्रम अनुपाती कर दो। ठीक है, अभी मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कैसे मुक्त मूलक के स्थायी के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। मुक्त मूलक के स्थायी, आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपको बंध दिए हुए हैं वहां पे मुक्त मूलक बना के देखना है, और जो मुक्त मूलक जितना ज्यादा स्थायी होगा बंध सामर्थ्य उतना ही कम आ जाएगा। BS का मतलब क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बंध सामर्थ्य। ठीक है, बंध सामर्थ्य लंबा हो जाएगा लिखने में, इसलिए अपन BS लिख रहे हैं, या फिर हम इसमें बॉन्ड एनर्जी भी लिख सकते हैं, BE भी लिख सकते हैं। बंध ऊर्जा, बंध सामर्थ्य बोल लो चाहे बंध ऊर्जा बोल लो, ये किसके व्युत्क्रम अनुपाती है बेटा? मुक्त मूलक के स्थायी के व्युत्क्रम अनुपाती है। इस बात को समझते हैं बेटा, ये जो फॉर्मूला, ये जो सूत्र लिखा है मैंने, ये कैसे मैं प्रूव करूंगा, इस बात की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ठीक है ना, तो उसका उदाहरण देखते हैं बेटा। एक उदाहरण से ही प्रूव हो जाएगा। है तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये 2 यौगिक लिखे, इसको HA बोल दिया और इसको HB बोल दिया। मुझे कंपेयर करना है बेटा कि ये कार्बन HA का बंध और इस कार्बन HB के बंध में ज्यादा बंध सामर्थ्य किसका है।
ठीक है ना। इस कार्बन HA और इस कार्बन HB के बंध सामर्थ्य की तुलना करनी है बेटा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उस बंध को तोड़ दूंगा, कैसे, समांश विखंडन करके। तो समांश विखंडन करूंगा तो यहाँ पे मुक्त मूलक आएगा और HA अपना मुक्त मूलक लेके निकल गया, ठीक है। उसी तरह से अगर इसकी बात करूंगा तो बेटा यहाँ पर भी क्या आएगा, HB अपना मुक्त मूलक लेके निकल गया और यहाँ पर मुक्त मूलक आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये मुक्त मूलक आ गया, ये मुक्त मूलक आ गया। कैसे करना है सवालों को वो बता रहा हूँ। जब किसी बंध सामर्थ्य की तुलना हमसे पूछी जा रही है तो हमें जिस बंध के बारे में पूछा जा रहा है हम वहाँ पे मुक्त मूलक बना लेंगे बेटा समांश विखंडन करके। तो मैंने इसका समांश विखंडन किया, यहाँ मुक्त मूलक आ गया। मैंने इसका समांश विखंडन किया, यहाँ मुक्त मूलक आ गया। अब मुझे क्या देखना है बेटा, कौन सा मुक्त मूलक ज़्यादा स्थायी है। पहले अपन इसकी बात करते हैं, फिर मैं बताऊंगा इससे निकालना क्या है अपने को। इन दोनों में से अगर मैं मुक्त मूलक को कंपेयर करूं, तुलना करूं, तो ज़्यादा स्थायी कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इसमें अनुनाद हो रहा है, इसमें अनुनाद नहीं हो रहा। यानी कि अगर इसको A बोलूँ, इस यौगिक को B बोलूँ, तो यानी कि A जो है हमारा B से ज़्यादा स्थायी है। स्टेबिलिटी की बात करूँ, ज़्यादा स्थायी कौन सा है, A वाला, क्योंकि इसमें अनुनाद है, इसमें रेजोनेंस है। इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें केवल अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बेटा अनुनाद प्लस अल्फा हाइड्रोजन भी आ रहे हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं इसके लिए कितने आ रहे हैं बेटा, 4 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो ज़्यादा स्थायी कौन सा हमारा, पहला वाला। अब मुद्दा सुनो, मुद्दा क्या है, ये स्थायी की तुलना क्यों करी। अब बंध सामर्थ्य की बात करेंगे बेटा। ऐसा बंध जिसको तोड़ने के बाद भी उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, ऐसा बंध जिसे तोड़ने के बाद भी उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, तो बताओ वो बंध कैसा होगा, कमज़ोर, आसानी से टूट जाएगा, ठीक है। ऐसा बंध जिसको तोड़ने के बाद यौगिक को ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है, वह बंध कैसा होगा, आसानी से टूट जाएगा। यानी कि आसानी से टूट रहा है, यानी कि उसकी बंध ऊर्जा कैसी है, उसकी बंध सामर्थ्य कैसी है, कम है, इसीलिए वो आसानी से टूट रहा है। बात समझे आप। ये आसानी से टूट जा रहा है, क्यों, क्योंकि टूटने के बाद भी ये ज़्यादा स्थायी है। इसमें थोड़ी मुश्किलात आएगी बेटा, क्योंकि ये कम स्थायी है इसकी तुलना में। अपन तुलना वाली बात कर रहे हैं, सापेक्ष बात कर रहे हैं, अपन किसी के लिए पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे। सारे का सारा खेल सापेक्ष वाला है। मैंने आपको स्थायी पढ़ा है, वो भी सापेक्ष है। मैं आपको बंध सामर्थ्य, बंध ऊर्जा के सवाल कर रहा हूँ, बंध लंबाई के सवाल कराऊंगा, ये भी सापेक्ष वाली बात करेंगे, ठीक है। अपन जो प्रभाव वाली बात कर रहे हैं वो सब सापेक्ष है, एक दूसरे के सापेक्ष देखना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर ये आसानी से इसलिए टूट जा रहा है बेटा कि टूटने के बाद ये स्थायी है, ये कम स्थायी है। कम स्थायी है तो उसको टूटने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। बात समझ में आ रही है। अगर टूटने में थोड़ी सी दिक्कत होगी यानी कि इसका बंध सामर्थ्य कैसा है, ज्यादा। तो जो मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी है उसका बंध सामर्थ्य कैसा आ रहा है बेटा, कम आ रहा है, ठीक है। जो मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी है उसका बंध सामर्थ्य कैसा आ रहा है, कम आ रहा है। बात समझ रहे हो। ये ज्यादा स्थायी है तो इसकी बंध ऊर्जा कैसी थी, आसानी से टूट जाएगा, यानी कि बॉन्ड एनर्जी कम है। हमें कम ऊर्जा देके भी हम इसको तोड़ सकते हैं, इसको ज्यादा ऊर्जा देके तोड़ना पड़ेगा। तो बी की ऊर्जा ए से ज्यादा आ गई, बी का बंध सामर्थ्य ए से ज्यादा आ गया, सिंपल है। तो वही वाली बात लिखी हुई है, बंध सामर्थ्य और बंध ऊर्जा किसके व्युत्क्रमानुपाती है, मुक्त मूलक के स्थायी के। आप जिस भी बंध के लिए तुलना कर रहे हो, चाहे एक यौगिक के अंदर करो, चाहे 2-3 यौगिकों के अंदर करो, आपको कुछ नहीं करना। जिस बंध की आपसे पूछी गई है उसको तोड़ो, समांश विखंडन करो, मुक्त मूलक बनाओ। उस मुक्त मूलक के लिए सारे फैक्टर लगा दो, अनुनाद लगा दो, अतिसंयुग्मन लगा दो, प्रेरणिक प्रभाव लगा दो, जो भी लगा सकते हो वो सब चीजें उसके लिए लिख लो। फिर उसके मुक्त मूलक के स्थायी का क्रम लिखो, उसको उल्टा कर दो, ठीक है। मुक्त मूलक के स्थायी का क्रम लिखो, उल्टा कर दो। उल्टा सोचना मुश्किल होता है बेटा, सीधा सोचना आसान है, इसलिए मुक्त मूलक के स्थायी को कंपेयर कर रहे हैं। वापस वही वाली बात आ गई जो अभी अपन पढ़ के आए, स्टेबिलिटी वाली बात। तो स्टेबिलिटी तो अपने को निकालनी आती है, एक बार समांश विखंडन करके उसको उल्टा ही तो करना है, बंध सामर्थ्य आ जाएगा। अब बेटा प्रैक्टिस करने के लिए अपने को कई सारे सवाल करने पड़ेंगे, और सवाल करते हैं अपने पास इतनी नॉलेज हो जाएगी, इतनी हमारे पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि गलत होने के चांसेस 0 हो जाएंगे। यहाँ तक नोट डाउन करो बेटा। तो आओ बेटा कुछ सवाल करते हैं अपन, ठीक है। सारा खेल बेटा सवालों का है, सवालों की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। भैया आपका सवाल देखा हुआ रहेगा तो देखा हुआ सवाल एक बार दिमाग में स्टोर हो जाता है, तो आपके सोचने का टाइमिंग जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। पहला सवाल दे रहा हूँ बेटा, इसको HA बोल दिया, HB बोल दिया और HC बोल दिया। एक ही यौगिक में बेटा मैंने HA, HB, HC तीनों दिए हैं। आपको इन HA, HB, HC के लिए बंध सामर्थ्य की तुलना करनी है। क्या करना है आपको, विखंडन करना है समांश वाला, समांश विखंडन करके मुक्त मूलक बनाना है, और उस मुक्त मूलक के लिए सारे फैक्टर लिख दो, रेजोनेंस, अल्फा हाइड्रोजन, प्रेरणिक प्रभाव, जो भी आप लिख सकते हो वो लिख के उसका स्थायी का क्रम लिखो, उसका उल्टा आपका क्या आ जाएगा, बंध सामर्थ्य का क्रम आ जाएगा। एक बार आप खुद ट्राई करो, फिर मैं तो बताऊंगा इसे।
ज़्यादा नहीं है, 4 सवाल दिए बेटा, ठीक है। पहला दूसरा आप पोज करके ट्राई करो बेटा, पहला सवाल और दूसरा सवाल पोज करके ट्राई करो। चलो पहले सवाल को डिस्कस करते हैं। आपने कैसे किया होगा बेटा, आपने मुक्त मूलक बनाए होंगे। सबसे पहले एच ए के लिए मुक्त मूलक बनाया होगा। तो एच ए के लिए जो मुक्त मूलक बन के आ रहा है वो किस प्रकार से आ रहा है, यहाँ पर मुक्त मूलक आ जाएगा बेटा, यहाँ पर ये CH2 और CH3, बाकी के H ऐसे के ऐसे ही पड़े होंगे, ठीक है। तो ये मुक्त मूलक हमारे लिए कैसा है बेटा, ये विनाइल पाइबंद वाले कार्बन पे ही मुक्त मूलक बन रहा है, sp2 कार्बन पे मुक्त मूलक बन रहा है, यानी कि हमारे लिए कैसा है, विनाइल मुक्त मूलक है। तो इसको बोल दूंगा HA के लिए हमारे लिए क्या है बेटा, विनाइल मुक्त मूलक। और विनाइल मुक्त मूलक कैसा होता है, अत्यधिक अस्थायी होता है। sp2 पे मुक्त मूलक है, भयंकर रूप से अस्थायी है, क्योंकि ज्यादा विद्युत ऋणी पे मुक्त मूलक बना है, और अधिक विद्युत ऋणी पे कैसा होता है, मुक्त मूलक अस्थायी होता है। Hb के बारे में बोलूंगा बेटा, तो Hb के लिए क्या बनाऊंगा, यहीं पे इसको मिटा के Hb के लिए कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर ये Hb आ गया बेटा। Hb के लिए देखो आप, ये अलाइल रेडिकल है, पाई बंध के अल्फा कार्बन पे मुक्त मूलक बना है, यानी कि Hb के लिए बोलूंगा तो Hb के लिए एक तो अनुनाद आ रहा है बेटा, ये अनुनाद में शामिल है पाई सिग्मा मुक्त मूलक, प्लस इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन की तरह काउंट होंगे इसके लिए, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। Hc के लिए बात करते बेटा, Hc के लिए जब मैं बनाऊंगा यहाँ पे मुक्त मूलक तो किस प्रकार का बनेगा, देखो आप, यहाँ पर ये तो हो जाएगा बेटा CH2 और यहाँ पे CH2 मुक्त मूलक बन जाएगा। क्या ये मुक्त मूलक इस पाइबंध के साथ संयुग्मन में, नहीं, ये मुक्त मूलक इस पाइबंध के साथ संयुग्मन में नहीं है, क्योंकि बीच में एक sp3 कार्बन आ गया। तो इस मुक्त मूलक के लिए क्या है बेटा, सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसको मैं अल्फा हाइड्रोजन की तरह काउंट करूंगा इस मुक्त मूलक के लिए। तो Hc के लिए सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद है। अब मेरे पास मुक्त मूलक के स्थायी को कंपेयर करना है बेटा A B C में, तो स्थायी का क्रम तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्थायी का क्रम आ जाएगा बेटा, सबसे ज़्यादा स्थायी होगा B, फिर होगा आपका C, फिर आपका A होगा। B सबसे ज़्यादा स्थायी है, C फिर A, क्योंकि B में अनुनाद भी हो रहा है और अल्फा हाइड्रोजन भी ज़्यादा है, C में केवल अल्फा हाइड्रोजन है, और A तो विनाइल मुक्त मूलक है, जो कि भयंकर रूप से कैसा है बेटा, अस्थायी है, उस पर तो पाप हो गया है भयंकर रूप से, ठीक है, दुखी है, भयंकर नरक में है। बंध सामर्थ्य की बात करें बेटा, तो बंध सामर्थ्य का क्रम मुक्त मूलक के स्थायी का उल्टा आ जाता है बेटा, ठीक है ना। मुक्त मूलक के स्थायी का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, A C B। भाई सबसे मुश्किल से कौन सा टूटेगा, जो सबसे कम स्थायी हो रहा है टूटने के बाद, तो सबसे कम टूटने के बाद कौन स्थायी हो रहा है, A, इसलिए A को अपन ने सबसे आगे रख दिया बंध सामर्थ्य में, उसका बंध सामर्थ्य सबसे ज्यादा है, उसको तोड़ने में सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी। बात समझ में आ रही है, उल्टा लिख दिया। फिर यहाँ पे सेकंड वाले सवाल में HA और HB के लिए चर्चा करनी है बेटा, HA और HB के लिए चर्चा करनी है, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट इसको मिटा के मुक्त मूलक बना दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मुक्त मूलक बना दूंगा, और ये जब HB तोड़ा तो यहाँ पर मुक्त मूलक बन जाएगा। ये वाला जो मुक्त मूलक है ऊपर वाला बेटा, एक समय पर एक के बारे में सोचना है, एक समय पर एक के बारे में सोचना है। मैंने ऊपर वाले को HA लिखा था, नीचे वाले को HB लिखा था। तो HA वाला जो है हमारे लिए क्या है बेटा, बेंजाइल रेडिकल बन रहा है। HA वाला हमारे लिए बेंजाइल रेडिकल बन रहा है, तो HA के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि बेंजाइल रेडिकल है। और बेंजाइल रेडिकल कैसा होता है बेटा, स्थायी होता है अनुनाद की वजह से। इसमें क्या आ रहा है, रेजोनेंस आ रहा है बेटा, अनुनाद आ रहा है। जबकि हमारा HB वाला क्या है, जब HA पूरा का पूरा वैसे ही पड़ा हुआ है CH3 की तरह। तो HB के बारे में सोचा बेटा मैंने, तो HB क्या आ रहा है हमारा, बोल नहीं रहे हो यार, HB क्या आ रहा है हमारा, फिनाइल रेडिकल आ रहा है, ये अराइल रेडिकल आ रहा है बेटा। अराइल रेडिकल कैसा होता है, अत्यधिक अस्थायी, अत्यधिक अस्थायी। जिस प्रकार से विनाइल रेडिकल अत्यधिक अस्थायी होता है, उसी प्रकार से अराइल रेडिकल भी अत्यधिक अस्थायी होता है, क्योंकि वो विस्थानीकरण नहीं कर सकता, वो वहीं के वहीं पड़ा हुआ है बेटा, और वहीं के वहीं sp2 कार्बन पे पड़ा है, जो कि अधिक विद्युत ऋणी है, ठीक है। तो HA ज्यादा स्थायी है HB से। अगर मैं स्थायी का क्रम लिखूं, देखो आपकी स्थायी की तुलना भी हो रही है, उसकी प्रैक्टिस भी चल रही है साथ के साथ। तो HA वाला जो है हमारा B वाले से ज़्यादा स्थायी है। लेकिन अगर मैं बंध सामर्थ्य की बात करूं बेटा, तो बंध सामर्थ्य किसका ज़्यादा है, B वाले का A से ज़्यादा है, क्योंकि B वाले को तोड़ने में ज़्यादा मशक्क़त लगेगी, नीचे वाले को तोड़ने में ज़्यादा मशक्क़त लगेगी ऊपर के कंपेरिजन में, क्योंकि ऊपर वाला तो टूटने के बाद भी स्थायी हो रहा है, तो वो आसानी से टूट जाएगा। तीसरा और चौथा बेटा पोज करके ट्राई करो, जैसे मैंने किया वैसे ही करना है। मुक्त मूलक बनाओ, उसके बारे में पहला साइड में चर्चा लिख दो कि ये किस वजह से स्थायी है, उसके बाद स्थायी का क्रम लिखो, उसका उल्टा बंध सामर्थ्य का क्रम आ जाएगा। चलो, जब A वाले में बनाऊंगा तो बेटा मुक्त मूलक यहाँ बनेगा, B वाले में बनाऊंगा तो मुक्त मूलक यहाँ बनेगा, C वाले में बनाऊंगा तो मुक्त मूलक यहाँ बनेगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि HA HB SC में हटा चुका हूँ। जब HA के बारे में चर्चा करूंगा तो HB SC वहीं लगे हुए हैं, जब HB के बारे में चर्चा करूंगा तो HA SC वहीं लगे हुए हैं, हटे नहीं है। SC की बात करूंगा तो HA HB वहीं लगे हुए हैं, ठीक है।
पर्टिकुलर की बात करूंगा तो सबसे पहले ए की बात करता हूं, तो ए के लिए मैं क्या क्या लिख सकता हूं, ए वाला जब मैं तोड़ूंगा तो ये कहां पे बन रहा है, पाई बंद पे बन रहा है, यानी कि ये कैसा है बेटा, विनाइल रेडिकल। विनाइल रेडिकल कौन सा होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। विनाइल स्थिति कौन सी होती है, एक बार फिर से मैं बता देता हूं आपको विनाइल स्थिति कौन सी होती है। इधर देखो, ये वाली जो स्थिति होती है बेटा ये विनाइल स्थिति होती है, और अगर मैं इसमें यहीं पे यहां से फ्री कर दूं, ठीक है, तो ये वाली स्थिति जो होती है ये अलाइल स्थिति होती है। अलाइल स्थिति और विनाइल स्थिति में अलाइल स्थिति ज्यादा स्थायी होती है काप धनायन और मुक्त मूलक के लिए, क्योंकि उसको अनुनाद मिल रहा है बेटा। विनाइल स्थिति क्या है, विनाइल स्थिति में वहीं पे जो भी आपका मध्यवर्ती बनेगा वहीं पे पड़ा होगा, sp2 कार्बन पे पड़ा होगा, विस्थानीकरण में नहीं जाएगा, ठीक है। विनाइल और ये अलाइल स्थिति है, ठीक है। तो ये वाला कैसा है बेटा, हमारा विनाइल रेडिकल है जो कि अत्यधिक अस्थायी है। जब मैं बी वाले की बात करूंगा तो बी वाला मुक्त मूलक जब बनाऊंगा तो HSC ऐसे कैसे लगे हुए हैं, ठीक है। अब मैं क्या बार बार लिखूंगा तो बहुत ज्यादा स्पेस खाएगा, इसलिए मैं HB के बारे में यही बता देता हूँ आपको। ये अगर मुक्त मूलक बना, क्या मैंने सारे एक साथ तोड़े क्या, नहीं, मैंने सारे एक साथ नहीं तोड़े, मैंने सिर्फ HB तोड़ा है। अब HSC वहीं के वहीं लगे हुए हैं। तो HB जब मुक्त मूलक बना तो वो मुक्त मूलक इस पाई बंद के साथ कैसा है बेटा, अनुनाद में है, प्लस यहां पर देखूंगा तो 2 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं उसके लिए, ठीक है। मतलब कुछ इस प्रकार की सिचुएशन बन रही है बेटा। यहाँ पे पाई, सिर्फ यहाँ पे मुक्त मूलक बना है, तो यहाँ पे मुक्त मूलक बनाया तो देखो ये अनुनाद में है, प्लस यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। इसी प्रकार से बेटा अगर मैं सी के लिए बात करूंगा तो सी यहाँ पर मुक्त मूलक बनेगा तो उसमें कोई अनुनाद नहीं हो रहा, क्योंकि कोई संयुग्मन नहीं आ रहा बेटा, केवल और केवल 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन उसमें मौजूद होंगे। तो जब मैं स्थायी का क्रम लिखूंगा बेटा तो स्थायी का क्रम क्या निकल के आएगा मेरे लिए, बी सबसे ज्यादा स्थायी है, फिर सी, फिर ए, क्योंकि बी में अनुनाद प्लस 2 अल्फा हाइड्रोजन है, सी में केवल 4 अल्फा हाइड्रोजन है, और ए तो विनाइल रेडिकल है जो अत्यधिक अस्थायी है। अगर मैं बंध सामर्थ्य की बात करूंगा बेटा तो बंध सामर्थ्य किसका ज्यादा निकल के आएगा, उल्टा हो जाएगा स्थायी के क्रम का, ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी। अब मैं बेटा मुक्त मूलक क्यों बनाता हूँ ऐसे, क्योंकि देखो मैंने नीचे वाला सवाल बहुत लंबा लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा यहीं पे सबके मुक्त मूलक बना के उनको ऑब्जर्व करता रहूँगा एट ए टाइम। जैसे मान लो मैं ए के बारे में चर्चा करूँ, मैंने यहाँ मुक्त मूलक बनाया, तो ए के बारे में क्या लिखूंगा बेटा, ए में क्या हो रहा है, पाई सिग्मा मुक्त मूलक, अनुनाद हो रहा है, सिर्फ ए में क्या हो रहा है, अनुनाद हो रहा है। फिर बी के बारे में चर्चा करूँगा, ए को मिटा देता हूँ, बी के बारे में चर्चा करी बेटा तो बी कैसा आ रहा है अपना, विनाइल रेडिकल आ रहा है, विनाइल मुक्त मूलक आ रहा है, ठीक है। फिर सी पे मुक्त मूलक बनाऊंगा बेटा, तो सी पे मुक्त मूलक बना दिया, तो सी के लिए क्या क्या लिख सकता हूँ, सी में अनुनाद आ रहा है प्लस 1 अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है बेटा। सी में क्या आ रहा है, एक पाई सिग्मा मुक्त मूलक का अनुनाद आ रहा है, प्लस इस कार्बन पे ये जो He लगा हुआ है वो अल्फा हाइड्रोजन की तरह काउंट होगा इसमें। फिर डी की बात करूँ बेटा, डी में क्या हो रहा है, डी का है अपना, डी ये रहा अपना। जब यहाँ पे से इस डी को हटाऊंगा तो ये मुक्त मूलक बना, इस मुक्त मूलक के लिए केवल 1 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, He वाला, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन लिख दूंगा। फिर ई के लिए बात करूंगा बेटा, तो ई के लिए क्या होगा, यहाँ मुक्त मूलक बनेगा, और जब यहाँ मुक्त मूलक बनेगा तो 2 अल्फा हाइड्रोजन ये, 2 अल्फा हाइड्रोजन ये, और 3 ये, 4 3 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए बेटा। फिर जब एफ के लिए बात करूंगा तो इसको मिटा दूंगा, और मिटाने के बाद क्या करूंगा बेटा, 1 अल्फा हाइड्रोजन ये और 3 ये, यानी कि एफ के लिए कितने आ रहे हैं बेटा, 4 अल्फा हाइड्रोजन हमारे लिए आ रहे हैं। फिर जी की बात करूंगा तो जी में कितने आ रहे हैं, जी में देखो आप, जी के लिए 2 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं केवल, तो जी में 2 अल्फा हाइड्रोजन हमने लिख दिए। अब बेटा आप क्या करोगे, आप इन सबको स्थायी के क्रम में जमाओ, फिर उसका उल्टा करोगे तो बंध सामर्थ्य का क्रम आ जाएगा। तो एक बार आप इसको स्थायी के क्रम में जमाओ, चलो। तो स्थायी का क्रम क्या आया बेटा आप लोगों का, बताओ फटाफट। सबसे ज्यादा स्थायी बेटा सी होगा, क्योंकि उसमें रेजोनेंस भी आ रहा है और 1 अल्फा हाइड्रोजन भी आ रहा है। सी के बाद फिर आपका ए होगा, क्योंकि उसमें अनुनाद आ रहा है। फिर ए के बाद ई होगा बेटा, क्योंकि ई में क्या आ रहा है बेटा, 7 अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है। ई के बाद बेटा एफ होगा, क्योंकि एफ में 4 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। एफ के बाद बेटा जी होगा, क्योंकि उसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। जी के बाद डी होगा, और डी के बाद बी होगा, ठीक है। बी विनाइल रेडिकल है तो वो तो सबसे अत्यधिक अस्थायी होगा। तो ए बी सी डी ई एफ जी पूरा जी तक आ गया, क्या ए आ गया, बी आ गया, सी डी ई एफ जी पूरा आ गया बेटा। अब इसमें बंध सामर्थ्य का क्रम लिखना है, तो बंध सामर्थ्य मेरे लिए मुश्किल पड़ता अगर मैं उल्टा सोचता, तो मैंने स्थायी का क्रम लिख लिया, अब तो बस उल्टा करना है। तो क्या हो जाएगा, बी फिर डी फिर जी फिर एफ फिर ई फिर ए फिर सी, ठीक है। बी आ जाएगा, फिर डी फिर जी फिर एफ
फिर ई, फिर ए, फिर सी, उल्टा कर देंगे बंद सामर्थ्य के लिए। और अगर बंद लंबाई का पूछता तो बंद लंबाई के लिए फिर वापस स्थायी वाला ही आ जाता अपना क्रम, ठीक है, क्योंकि बंद सामर्थ्य और बंद लंबाई कैसे होते हैं बेटा, एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपाती। तो बेटा बंद सामर्थ्य के सवाल कुछ इस प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कई सारी बुकों में कई सारे सवाल दिए हुए हैं, आप ट्राई कर सकते हो। सबका कंसेप्ट यही है, मुक्त मूलक बना के आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है ना। चलो अब बंद लंबाई की बात करते हैं बेटा। बंद लंबाई कैसे करेंगे, केस नंबर 2 में ही ले रहा हूं मैं बंद लंबाई भी, क्योंकि मैंने वहीं लिख दिया था बंद लंबाई एवं बंद सामर्थ्य, ठीक है। तो मैं वहीं पे बात करूंगा बंद लंबाई की भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता केस क्या है क्या नहीं है, अपने को तो बस कॉपी में सब चीज होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे लिए क्या है बेटा, बंद लंबाई की बात है। वैसे तो बहुत सारे लोग इसको नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियस चीज़ें होती हैं, ये इतना तो अप्लाई करना आना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार अपन कर लेंगे क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस का खेल है सारा, ठीक है। अनुनाद एवं अति संयुग्मन के कारण, ठीक है, अनुनाद एवं, देखो कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, अनुनाद एवं अति संयुग्मन के कारण क्या होता है। दो चीज हो सकती है बेटा, सिंगल में डबल के गुण और डबल में सिंगल के गुण। एकदम आसान भाषा में बेटा, सिंगल में डबल के गुण और डबल में सिंगल के गुण। ये सिंगल में डबल क्या है, सिग्मा बंध में पाई बंध के गुण आ जाए, ठीक है, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के गुण आ जाए, या डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के गुण आ जाए। बात समझ में आ रही है। जब अनुनाद होता है तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के चरित्र दिखने लग जाते हैं, या डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के आंशिक वाली चीजें आ जाती है ना। तो जब सिंगल में डबल के गुण आएंगे तो बंध छोटा हो रहा है, बढ़ रहा है। डबल बॉन्ड बड़ा होता है, सॉरी डबल बॉन्ड छोटा होता है, सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, तो डबल बंध के चरित्र डबल बंध के गुण आने लग गए, तो बंध लंबाई कैसी हो जाएगी बेटा, सिंगल बंध की कम हो जाएगी। और अगर बंध लंबाई कम हो गई तो बंध सामर्थ्य कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। बंध लंबाई बंध सामर्थ्य एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपाती है। अगर डबल में सिंगल के गुण आ रहे हैं तो डबल बंध कैसा था, छोटा, अब उसमें सिंगल के गुण आने लग गए, यानी कि सिंगल बंध कैसा बड़ा, यानी कि डबल से तो बड़ा होने लग जाएगा, यानी कि बंध लंबाई जो है हमारी वो बढ़ जाएगी बेटा, और बंध सामर्थ्य जो है वो कम होने लग जाएगा। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत बार आपको अनुनाद वाले केस में फंसने का मौका मिलेगा, तो आपको उस केस में देखना है कि डबल बॉन्ड सिंगल बंद में डबल बंद के गुण आ रहे हैं, डबल में सिंगल के आ रहे हैं, उस हिसाब से आपको आंसर देने पड़ेंगे। खैर, अगर मैं यहाँ पे कंसेप्ट की बात करूँ, बंद लंबाई के क्रम की बात करूँ, तो बंद लंबाई का क्रम कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा कि बेटा प्योर सिंगल बॉन्ड, प्योर सिंगल बॉन्ड मतलब शुद्ध सिग्मा बंद, प्योर सिंगल बंद यानी कि शुद्ध सिंगल बंद या शुद्ध सिग्मा बंद बोल सकते हो। फिर सिंगल में डबल की बात करेंगे बेटा, क्योंकि सिंगल में डबल के गुण आए हैं, लेकिन अभी भी गुण किसके ज्यादा हैं, सिंगल के गुण ज्यादा हैं। सिंगल में डबल के गुण आने लगे हैं, लेकिन अभी भी सिंगल के गुण ज्यादा हैं। फिर उसी प्रकार से डबल में सिंगल के गुण, डबल में सिंगल के गुण आए हैं, लेकिन अभी भी उसमें कैरेक्टर किसके ज्यादा है बेटा, डबल के चरित्र ज्यादा, डबल के गुण ज्यादा है। और फिर प्योर डबल बॉन्ड, प्योर द्विबंध बोल दो या डबल बॉन्ड बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी अंग्रेजी आनी चाहिए। शुद्ध सिग्मा बंद, सिंगल में डबल, डबल में सिंगल और शुद्ध डबल बंद, ये आपका किसका हो जाएगा बेटा, बंद लंबाई का क्रम हो जाएगा। बस इतना सा कंसेप्ट है। उसके अलावा बंद लंबाई और बंद सामर्थ्य की बात मैं आपको बता ही चुका हूँ, मुक्त मूलक के स्थायी की बात आपको बता ही चुका हूँ, वो सब भी आप लगा सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ही सारी चीज़ें सॉल्व होगी। जितने ज़्यादा अधिक क्वेश्चन करोगे उतने ज़्यादा ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो सीधे मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ बेटा, आपको ये कंसेप्ट अप्लाई करना है, बस ये बता दिया मैंने। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, इस कार्बन और नाइट्रोजन के बंध को ए बोल दिया बेटा, ठीक है, इसको बी बोल दिया और इसको सी बोल दिया। आपको ए, बी और सी में बताना है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है या सी बड़ा है, बंद लंबाई कंपेयर करनी है। और अगर आपने बंद लंबाई कंपेयर कर दी, बंद लंबाई की तुलना कर दी, तो ऑटोमेटिकली बंद सामर्थ्य की तुलना भी हो जाएगी, क्योंकि वो तो व्युत्क्रम अनुपाती है। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे बेटा बंद लंबाई का क्रम लिखूँ, आप खुद पोज करके एक बार ट्राई करो, एक बार पोज करके ट्राई करो, ठीक है।
अब देखो आपने किया होगा ट्राई, तो आपने देखा होगा यहाँ सिग्मा बंद आ रहा है, यहाँ द्विबंध आ रहा है, यहाँ त्रिबंध आ रहा है, तो सिग्मा बंद की बंद लंबाई ज़्यादा होती है, तो सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। और अगर बंद सामर्थ्य की बात करेंगे तो सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। सिंपल है, तो बहुत आसान था एकदम, ठीक है। और सवाल देखो बेटा, और सवाल ट्राई करते हैं अपन इसमें, आपको ट्राई करना है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये ए बी सी लिखे हुए हैं बेटा, है ना, ए बी और सी लिखे हुए हैं ना, आपको ट्राई करना है। फटाफट से बेटा ये 4 सवाल ट्राई करो, ठीक है। हाँ भाई, तो सेकंड वाले का आंसर देखो, यहाँ पर ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, बस एक ही तरीका हमारे पास सोचने का। इसके पास 12 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यानी कि 12 बार इस पाई बंद को सिग्मा बंद बनने का मौका मिलेगा। याद करो आप अतिसंयुग्मन वाला चैप्टर, अतिसंयुग्मन वाला लेक्चर, अतिसंयुग्मन वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था बेटा, जब जब अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तब तब इस पाई बंद के सिग्मा बंद बनने का मौका मिलता है। यानी कि इसको 12 बार सिग्मा बंद बनने का मौका मिलेगा, इसको 3 बार सिग्मा बंद बनने का मौका मिलेगा। तो सिंगल बंद के चरित्र किस में ज़्यादा है बेटा, सिंगल बंद के चरित्र इसके अंदर ज़्यादा है, इसके अंदर थोड़े से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बंद लंबाई की कंपैरिजन करूँ, बंद लंबाई की तुलना करूँ, तो ए की बंद लंबाई बी से अधिक आ जाएगी, तो बंद सामर्थ्य उल्टा आ जाएगा। तीसरा वाला केस भी बेटा अच्छा है, ठीक है। ए बी सी 3 हमें बंद लंबाई पूछी हुई है। ए वाले में बेटा कोई हमारा अनुनाद नहीं हो रहा, तो उसमें पूर्ण रूप से वो द्विबंध की तरह पड़ा हुआ है। बी वाले में बेटा हमारा क्या होगा, अनुनाद होगा, बी वाले में अनुनाद होगा। तो आप ये देख के बताओ कि कितनी बार इस कार्बन ऑक्सीजन के बंध को सिंगल बंध बनने का मौका मिलेगा, सिग्मा बंध बनने का मौका मिलेगा। इसकी अनुनाद संरचना बना के पता चलेगा वो तो जब अनुनाद संरचना बनाओगे तो सबसे पहले ये बंध टूटता है, याद करो, फिर ये वाला यहाँ से आता है, और यहाँ पर यार बताया था ना आपको ये पहले भी, इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड हो, ये वाला केस बताया था मैंने आपको। सबसे पहले ये वाला बंध टूटता है, फिर यहाँ पर क्या बनता है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH प्लस O माइनस, फिर ये पाई बंद इधर आता है। अगली अनुनाद संरचना क्या बनती थी, CH2 CH डबल बॉन्ड CH O माइनस, और यहाँ पर प्लस। यानी कि इस पाई बंद को कितनी बार सिग्मा बंद बनने का मौका मिला, 2 बार। तो यहाँ पर कितनी बार सिग्मा बंद बनने का मौका मिला, इसको 2 बार, अपन 2 लिख देते हैं साइड में। अब यहाँ की बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पर कितनी अनुनाद संरचना बनेगी, यहाँ तक कितनी बार मौका मिला था, 2 बार, ठीक है। तो अगर मैं इसके आगे एक पाइबंद और लगा दूं तो यहाँ से एक और अनुनाद संरचना बन जाएगी, एक और अनुनाद संरचना बनेगी तो उसमें भी सिग्मा बंद रहेगा। तो यानी कि यहाँ पर कितनी बार मौका मिलेगा इस पाइबंद को सिग्मा बंद बनने का, 3 बार। ये 3 अनुनादी संरचना में कार्बन द्विबंध ऑक्सीजन सिग्मा बंद के रूप में रहेगा, इसमें 2 में रहेगा, इसमें तो है ही नहीं, तो 0 ही रहेगा, पाइबंद ही रहेगा हमेशा। तो सबसे ज्यादा अगर बंद लंबाई की बात करूँ तो सिग्मा बंद के चरित्र, सिग्मा बंद के गुण सबसे ज्यादा किसमें आ रहे हैं, सिंगल बंद इसमें चरित्र आ रहे हैं, सिंगल बंद के गुण इसमें सबसे ज्यादा, फिर इसमें, और इसमें तो पूर्ण रूप से द्विबंध है। तो अपन आंसर क्या देंगे बेटा, सी वाला सबसे बड़ा हो गया, फिर बी वाला हो गया, फिर ए वाला हो गया। बंद लंबाई की बात करिए अपन ने। फिर फोर्थ वाला आपने किया होगा तो आपने इसकी क्या बनाई होगी बेटा, कैसे करते हैं इन सवालों को, मैं सवाल करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप ऋणायन को इधर लेके आओगे, ये पाइबंद को इधर लेके आओगे, इसकी सारी अनुनाद संरचना बना के कंपैरिजन करोगे कि इनमें फर्क क्या आ रहा है। तो ये 2 ही अनुनाद संरचना होती है बेटा इसकी, ये 2 अनुनाद संरचना है, दोनों में देखोगे तो दोनों में ही यहाँ पे पाई, यहाँ सिग्मा, यहाँ पाई, दोनों एक जैसी है। यानी कि ए और बी की बंद लंबाई कैसी होगी, बराबर होगी, कोई फर्क ही नहीं आ रहा बेटा। दोनों का अगर मैं रूप देखूंगा तो दोनों का अनुनाद संकर में योगदान बराबर है, तो ए और बी की बंद लंबाई कैसी होगी, बराबर होगी, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, आपको ट्राई करना है, ठीक है। जैसे भी आपने ट्राई करे थे, हो सकता है गलत हुए हो, कोई बात नहीं, लेकिन कंसेप्ट गेन करते जाओ बस, कैसे करने सवालों को।
आपको कुछ नहीं देखना, आपको ये देखना है कि क्या उसमें डबल बॉन्ड के चरित्र आ रहे हैं या सिग्मा बॉन्ड के गुण आ रहे हैं, किसके क्या आ रहा है वो देखना है आपको बस। इसको ए बोल रहा हूँ, इसको बी बोल रहा हूँ। फटाफट से 9 क्वेश्चन ट्राई करो बेटा, मैं और क्वेश्चंस लिख रहा हूँ इधर, आप ये 9 क्वेश्चंस ट्राई करो। ये 11 नंबर है। चलो 5, 6, 7 ट्राई करें आपने, 5वां, 6वां और 7वां। 5वां क्वेश्चन में देखो बेटा, आप क्या देखोगे, ए और बी में बंद लंबाई कंपेयर करनी है। सबसे पहले तो बी में आपको दिख गया होगा कि बी में तो पूर्ण रूप से सिग्मा बंद है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनुनाद नहीं हो रहा, कोई अतिसंयुग्मन नहीं हो रहा, यानी कि कैसा है बेटा, प्योर सिंगल बंद, ठीक है। और अगर मैं इसके लिए बात करूं तो यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर कैसा है बेटा, अंदर जा रहा है अनुनाद करने, तो यहाँ पे क्या आएंगे, आंशिक द्विबंध के गुण आएंगे, आंशिक द्विबंध चरित्र आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं बंध लंबाई की बात करूं तो यहाँ पर सिंगल में डबल के चरित्र आ रहे हैं, और ये प्योर सिंगल है। प्योर सिंगल और सिंगल में डबल में ज़्यादा अच्छा कौन होता है, प्योर सिंगल। तो बी ग्रेटर देन ए आंसर आ जाएगा बेटा आपका। ये प्योर सिग्मा बंध है और ये कैसा है बेटा, आंशिक द्विबंध चरित्र आ रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला देखो बेटा, आप नेक्स्ट वाले में, छठे वाले में अपने को ए और बी में कंपैरिजन करना है बेटा कि ए की बंध लंबाई ज़्यादा होगी या बी की ज़्यादा होगी। ये बात समझ में आएगी नहीं है आपको। यहाँ पे लोन पेयर जो है अनुनाद कर रहा है, तो इसमें आंशिक द्विबंध चरित्र आ रहे हैं बेटा। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अनुनाद के कारण सिग्मा बंध में द्विबंध के चरित्र आएंगे भाई। लोन पेयर यहाँ पे पाइबंध बनाएगा, तो सबका मैं अनुनाद संकर में योगदान देखता हूँ, तो उसकी वजह से मैं देखूंगा तो यहाँ पे द्विबंध चरित्र आएंगे, जबकि ये पूर्ण रूप से सिग्मा बंध है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि पूर्ण रूप से सिग्मा बंध, फिर सिंगल में डबल, फिर डबल में सिंगल, फिर शुद्ध रूप से डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर देखूंगा तो बेटा ये क्या है, पाई 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 का क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर संयुग्मन हो रहा है। बेंजीन में आपको पता है कि सारी की सारी बंध लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है। और यहाँ पर ये जो ए है, दिख तो सिग्मा बंध रहा है, क्या ये सिग्मा बंध है या ये सिग्मा और पाई के बीच का है? ये सिग्मा और पाई के बीच का है, यानी कि इसमें कैसा कैरेक्टर आ रहा है बेटा, सिंगल में डबल वाली बात आ रही है यहाँ पे, सिंगल में डबल। जबकि ये कैसा है बेटा, प्योर डबल बॉन्ड है, ये हमारा प्योर डबल बॉन्ड है। तो सोचना ही नहीं है ज़्यादा, बताओ बॉन्ड लेंथ का क्रम क्या आ जाएगा। बॉन्ड लेंथ का क्रम अगर मैं निकालूंगा तो ए ग्रेटर देन बी आ जाएगा, क्योंकि इसमें सिंगल में डबल और वहाँ पे प्योर डबल बॉन्ड आ रहा है। फिर यहाँ पे देखो, ये क्लोरीन के पास लोन पेयर है बेटा, इस क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है और इस क्लोरीन के पास भी लोन पेयर हमारे पास मौजूद है। अगर मैं सी वाले की बात करूँ, ना यहाँ पे अतिसंयुग्मन हो रहा है, ना यहाँ पे आपका अनुनाद हो रहा है, यहाँ पर केवल और केवल ये प्योर सिग्मा बंध है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक बात लिख लो कि ये कैसा है बेटा, प्योर सिंगल बंध। इसके बारे में तो अपने को ज़्यादा चर्चा करनी नहीं है। इसकी बात करें तो इसके लिए कितनी अनुनाद संरचना संभव है बेटा, दो। एक तो ये खुद बनी हुई है जो, और दूसरी बनाऊंगा तो कैसी बनेगी, CH2 CH डबल बॉन्ड Cl यहाँ पर प्लस,
और यहाँ पर माइनस, क्योंकि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के देगा इधर। तो यहाँ पर सिंगल बंध में क्या आ रहा है बेटा, डबल बंध के चरित्र आ रहे हैं। अब यहाँ पर भी बेटा सिंगल बंध में डबल बंध के चरित्र आएंगे। अब मुद्दा क्या है कि किस में डबल बंध के चरित्र ज्यादा आ रहे हैं, डबल बंध के गुण ज्यादा आ रहे हैं। इसमें एक अनुनाद संरचना में द्विबंध के चरित्र आए, इसमें देखूंगा तो कितनी अनुनाद संरचना में द्विबंध के चरित्र आएंगे। आप बना के देखोगे तो 3 अनुनाद संरचना में द्विबंध के चरित्र आएंगे, ठीक है ना। आप 5 अनुनादी संरचना बनाना है इसकी, 5 अनुनाद संरचना बनाओगे, उसमें से 2 में सिग्मा बंध रहेंगे, 3 में इसमें द्विबंध रहेंगे। इसमें 1 सिग्मा 1 द्विबंध है, तो 3 में द्विबंध के चरित्र आ रहे हैं। तो बेटा ये कैसा हो गया, यहाँ में 3 में द्विबंध चरित्र आ रहे हैं, द्विबंध गुण। यहाँ में 1 में द्विबंध गुण आ रहे हैं और यहाँ पे प्योर सिग्मा बंध है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा अपना सी, फिर अपना क्या आ जाएगा बी, फिर ए, ठीक है ना। बंध लंबाई की बात करूँ तो बंध लंबाई सबसे ज़्यादा सी की है, फिर बी की है, फिर ए की है। बात समझ में आ रही है आपको। फिर 8वां 9वां ट्राई करो बेटा एक बार, 8th और 9th पोज करके ट्राई कर लो। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये अंदर अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, यानी कि ये कौन सा प्रभाव लगा रहा है, अनुनाद वाला। और ये कौन सा लगा रहा है बेटा, अतिसंगमन वाला। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन की बात आ रही है, यहाँ पे अनुनाद हो रहा है। यहाँ पे अनुनाद की वजह से द्विबंध चरित्र आएंगे बेटा, यहाँ पे क्या आएंगे, अतिसंयुग्मन की वजह से क्या आएंगे, आपके द्विबंध चरित्र आएंगे। एक बार इसको ट्राई करो, मैंने आपको हिंट दिया है, एक बार ट्राई करके देखो आप खुद। हाँ भाई सोच लिया होगा आपने, अधिक टाइम दे दिया आपको। यहाँ पे अनुनाद आ रहा है बेटा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है। अब मुझे बता दो, यहाँ पे द्विबंध चरित्र आ रहे हैं, यहाँ पर भी द्विबंध चरित्र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अनुनाद के कारण आ रहे हैं बेटा, और यहाँ पे अतिसंयुग्मन के कारण। अनुनाद अतिसंयुग्मन में ज्यादा प्रभावशाली कौन है, अनुनाद। तो इसमें द्विबंध के जो चरित्र होंगे, द्विबंध के गुण जो होंगे, जब अनुनाद की बात कर रहा हूँ तो उसमें प्रभाव भी ज्यादा होगा। तो इसके लिए द्विबंध गुण जो है इससे अधिक माने जाएंगे बेटा, इसलिए बी ग्रेटर देन ए लिखूंगा। किसके लिए, बंध लंबाई के लिए, ठीक है ना। सॉरी, बी ग्रेटर देन ए नहीं, ए ग्रेटर देन बी लिखूंगा। अपन तो बंध लंबाई कंपेयर कर रहे हैं ना, ए की बंध लंबाई बी से ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ द्विबंध के चरित्र, यहाँ पे लिख भी लो आप, यहाँ द्विबंध गुण और यहाँ पे द्विबंध गुण की बात करूं तो यहाँ द्विबंध गुण ज्यादा है, यहाँ द्विबंध गुण कम है। तो द्विबंध जितने ज्यादा होंगे उसकी बंध लंबाई उतनी कम हो जाएगी, तो इसलिए बी की बंध लंबाई कम है। अब देखो 9वां वाला सवाल है बेटा, 9th वाला सवाल मैंने आपको पहले भी दिया था, चाहे 4थे नंबर पे दिया था, यहाँ ऑक्सीजन पे ऋणायन था। तब दोनों अनुनाद संरचना कैसी आ रही थी बेटा, समान आ रही थी। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी अनुनाद संरचना बनाऊंगा, ए और बी में कंपेयर करना, अभी तो ये द्विबंध और ये सिग्मा बंध दिख रहा है मुझे, लेकिन ये लोन पेयर अनुनाद में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो बेटा यहाँ पर जो दूसरी इसकी अनुनाद संरचना बनेगी वो कैसी बनेगी, इस प्रकार की। और भैया मेरे को जब बंध लंबाई का कंपैरिजन करना है, बंध लंबाई की तुलना करनी है, तो मैं सारी अनुनाद संरचना का योगदान देखूंगा, नहीं तो मेरा आंसर आएगा ही नहीं। अगर आपने इसको पूर्ण रूप से द्विबंध, इसको सिग्मा बंध मान के सवाल कर दिया तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा। अब देखो आप इन दोनों अनुनाद संरचना में अनुनाद संकर में योगदान किसका ज्यादा होगा, जो ज्यादा स्थायी होगी। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों अनुनाद संरचना में ज्यादा स्थायी कौन है, याद करो वो 5-6 रूल लिखाए थे मैंने, जिसको मैंने आपको बोला था कि क्रम में फॉलो करना है। पहला क्या था, जिसमें ज्यादा द्विबंध आ रहे हो, दूसरा जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा हो, मतलब अष्टक पूर्ण हो रहा हो, तीसरा क्या बोला था मैंने आपको बेटा, तीसरा बोला था उदासीन वाला जो है वो आवेश वाले से ज्यादा स्थायी होता है। तो ये उदासीन है संरचना, ये आवेश वाली है, यानी कि ज्यादा महत्व किसको मिलेगा बेटा, इस वाली संरचना को मिलेगा, ज्यादा योगदान इसका अनुनाद संकर में होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, मेरे को क्या लेना देना है इससे, मेरे को ये लेना देना है बेटा, जो चरित्र इसमें ज्यादा मौजूद है, जो गुण इसमें ज्यादा मौजूद है, वो अनुनाद संकर में ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि इसका योगदान अनुनाद संकर में ज्यादा है। अगर मान लो इसका योगदान 75% है तो इसका 25% ही होगा। एक आइडिया दे रहा हूँ, हो सकता है इसका 60 हो, उसका 40 हो, मुझे भी नहीं पता कितना होगा, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ इसका 75 है, उसका 25 है, मानना ही तो है, मान लो इसका 75 है, इसका 25 है, क्योंकि ये ज्यादा स्थायी है। अगर 75% इसका योगदान है तो मैं इससे कंपेयर करूंगा ना यार, उससे कंपेयर ही नहीं करूंगा, ठीक है। तो ए वाले में द्विबंध के गुण ज्यादा होंगे, बी वाले में सिग्मा बंध के गुण ज्यादा होंगे, तो बंध लंबाई का क्रम आ गया हमारे लिए। ए वाला छोटा होगा, बी वाला बड़ा होगा, तो बी ग्रेटर देन ए, क्योंकि इसमें सिग्मा बंध के चरित्र अधिक है, इसमें द्विबंध के चरित्र अधिक है। सिंपल सा बात है, बंध लंबाई का क्रम हमारा आ गया 9th वाले में। 10 से लेकर 13 तक बेटा पोज करके ट्राई करो, 10th वाला करो पोज करके। अब इसके बाद 2-3 सवाल और देता हूँ, है ना। 10वां में बेटा ये कैसा है, बेंजीन है, और बेंजीन के लिए आपको पता है बेटा
कुछ बच्चे बेटा ए और बी में कंफ्यूज हो रहे होंगे, बी ग्रेटर देन ए कर दिया होगा कि सर बी तो सिग्मा बंद है, ए पाई बंद है। भैया हमें क्या देखना होता है, अनुनाद संकर, ठीक है। तो ए और बी की बात करूं तो सारे के सारे बंद कैसे हैं, बराबर है बेटा, तो इसकी बंद लंबाई कैसी होगी, ए बराबर बी होगी, और बंद सामर्थ्य भी कैसा होगा, ए बराबर बी होगा। यहाँ पर ए सिग्मा बंद है, बी पाई बंद है। फिर आपने देखा होगा कि पाई सिग्मा का पूर्ण रूप से चक्रीय संयुग्मन आ रहा है, तो आपने बोला होगा कि सर सब भी बंद बराबर होंगे। लेकिन याद करो भैया, ये साइक्लोऑक्टा टेट्राईन है और इसकी संरचना कैसी होती थी, टब शेप, है ना। कितनी बार अपन ने इस टब शेप को पढ़ लिया, 2-3 बार तो पढ़ लिया बेटा। एक तो एरोमेटिक में पढ़ा था, एक कहीं और भी पढ़ा था, और एक आज भी पढ़ लिया, ठीक है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसको ये तो बी हो जाएगा और ये वाला ए हो जाएगा। क्या ये अब संयुग्मन में है, ये पाई सिग्मा पाई बंद संयुग्मन में नहीं, इनके पी कक्षा की समांतर नहीं है बेटा, तो संयुग्मन में कहाँ से होंगे। तो बी वाला पूर्ण रूप से क्या है, शुद्ध पाई बंद है, ए वाला शुद्ध सिग्मा बंद है। तो बंद लंबाई का क्रम आ गया हमारा, बंद लंबाई ए की जो है बी से ज़्यादा है, क्योंकि वो सिग्मा बंद है, बी वाला क्या है, पाई बंद है। इसी प्रकार से याद करो बेटा, इसमें भी क्या था, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में विकर्षण होता था, उस वजह से ये यौगिक कैसा हो जाता था, नॉन एरोमेटिक हो जाता था। और नॉन एरोमेटिक हो जाता था तो ए और बी में, मतलब ये पूरी चक्रीय संयुग्मन जो आ रहा है इसमें संयुग्मन है ही नहीं। ये पाई सिग्मा पाई में संयुग्मन नहीं है, ये सिग्मा बंद है और ये पाई बंद का पाई बंद है, ठीक है ना। तो सिग्मा बंद है और ये पाई बंद है, इसमें कोई अनुनाद नहीं हो रहा, तो सिग्मा बंद पाई बंद से ज़्यादा बड़ा होता है, तो बंद लंबाई किसकी ज़्यादा हो गई, ए की बी से ज़्यादा हो गई। फिर 13 वाला देखो बेटा, आप 13 वाला आप जब इसकी अनुनाद संरचना बनाओगे तो कैसी बनेगी, सारी की सारी अनुनाद संरचनाएं समान बनेगी, सारी की सारी अनुनाद संरचनाएं समान बनेगी। तो कैसी बनेगी, कुछ ऐसी, और अगली अनुनाद संरचना कैसी बनेगी, कुछ ऐसी, यानी कि तीनों कैसी है, एक जैसी है। तीनों में सिग्मा और पाई बंद के चरित्र कैसे आ रहे होंगे, समान आ रहे होंगे, यानी कि ए बी और सी कैसी है। बंद लंबाई की बात करूं, देखो मैं कभी कभी चरित्र बोल देता हूं गुण को, तो चलेगा, है ना, मेरा स्टाइल है ना। ऐसे आपको सोचना नहीं है, परसेंटेज एस गुण की जगह में परसेंटेज एस चरित्र भी बोल देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो ए बी और सी की बात करें तो ए बराबर बी बराबर सी, ये बंद लंबाई हो जाएगी बेटा, क्योंकि तीनों का योगदान कैसा होगा अनुनाद संकर में, एक जैसा ही होगा, तीनों एक जैसी ही हैं और एक जैसी हैं। तो ए बी और सी में जितने सिग्मा बंद के चरित्र होंगे उतने ही पाई बंद के चरित्र होंगे ए बी सी में, इसलिए बंद लंबाई का क्रम क्या रहा है, ए बी सी बराबर आ रहा है। आओ कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, आपको ट्राई करना है। बंद लंबाई निकाल ली तो बंद सामर्थ्य भी आगे बेटा, है ना, बंद सामर्थ्य भी ऑटोमेटिकली चल ही रहा है साथ के साथ ही। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। आपको क्या करना है बेटा, आपको ये बताना है ए बी सी में बंद लंबाई का क्रम बताना है। इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं मैंने आपको एरोमेटिक में भी बताया था, जब एरोमेटिसिटी निकाल रहे थे यौगिक की, तो एरोमेटिकता कैसे निकालते थे, इस पाइबंद को तोड़ते थे, अपने हिसाब से तोड़ सकते हो, प्लस और माइनस इस हिसाब से सेट करो कि यौगिक स्थायी रहे, ठीक है। एक बार पोज करके आप ट्राई करो, फिर मैं तो बता ही रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपने इस पाइबंद को तोड़ा होगा, तो इस पाइबंद को तोड़ के मैंने यहाँ पे प्लस बना लिया बेटा, यहाँ पे माइनस बना लिया। ऐसा करने से ये भी एरोमेटिक हो गया बेटा और ये भी एरोमेटिक हो गया। फिर यहाँ पे भी इसी प्रकार से बेटा मैं तोड़ूंगा, तो यहाँ पर बेटा माइनस बना लूंगा, यहाँ प्लस बना लूंगा, इससे ये भी एरोमेटिक ये भी एरोमेटिक। अगर उल्टा बनाता तो फिर दिक्कत हो जाती, अभी दोनों एरोमेटिक हो गए। फिर यहाँ पे इस पाइबंद को तोड़ूंगा बेटा, तो इधर प्लस लिख दिया इधर माइनस लिख दिया, एक तो एरोमेटिक हो गया और एक एंटी एरोमेटिक हो गया, ठीक है। अब ए बी और सी में हमें क्या देखना है, बंद लंबाई देखना है।
जिसका पाइबंद के टूटने से फायदा होगा वो किस में रहना पसंद करेगा, पाइबंद को तोड़ के रहना पसंद करेगा, वो सिग्मा बंद के रूप में ही रहना पसंद करेगा। तो सबसे ज्यादा इधर देखो ये दोनों एरोमेटिक है, दोनों एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक है, यानी कि सबसे ज्यादा नुकसान तो इसका हुआ है पाइबंद के टूटने से। यानी कि ये किस में रहना पसंद करेगा बेटा, पाइबंद बना के ही रहना पसंद करेगा, क्योंकि एक यौगिक इसका एंटी एरोमेटिक आ रहा है। तो हम ए और बी की बात करें तो ए और बी में दोनों एरोमेटिक आ रही है, तो ज्यादा सिग्मा बंध के गुण या ज्यादा सिग्मा बंध के चरित्र किस में रहना पसंद करेंगे, ए और बी में से। देखो ये आइटम तो सेम है दोनों में, यानी कि सारी की सारी जिम्मेदारी इस 3 मेंबर और इस 7 मेंबर में। इस 7 मेंबर की बात करूं तो इसमें 7 इक्विवेलेंट आरएस बनती है बेटा, और यहाँ पर कितनी बनती है, 3 इक्विवेलेंट आरएस बनती है। यानी कि यहाँ पर अनुनाद संरचनाएं ज्यादा बनेंगी, ज्यादा बार मौका मिलेगा यहाँ पर सिग्मा बंध बनने का। ये काप धनायन कितनी जगह घूमेगा, 7 जगह घूमेगा। जब 7 जगह घूम के आएगा तब जाके वापस यहाँ पे द्विबंध के चरित्र आएंगे। बात समझ में आ रही है? तब तक ये सिग्मा बंध बना रहेगा, जबकि यहाँ पर 1 2 3 जगह पे ही वापस से द्विबंध आने लगेगा। तो सबसे ज्यादा बंध लंबाई की बात करूं तो सबसे ज्यादा बार सिग्मा बंध बनने का मौका बी को मिल रहा है बेटा। तो बी के बाद ए के बाद सी, क्योंकि सी तो चाहता ही नहीं है। सी में तो ए कैसे आ गई अपनी, एंटी एरोमेटिक आ गई और दूसरी एरोमेटिक आ गई। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से अगर इसके बंध सामर्थ्य की बात करूं तो सबसे मुश्किल से कौन सा टूटेगा, सी वाला। ऑब्वियस ही बात है, तोड़ने पर एक एंटी एरोमेटिक बन रहा है, फिर उसके बाद ए वाला, फिर बी वाला, सी ए बी। ए वाला क्यों, क्योंकि दोनों एरोमेटिक तो बन रहे हैं लेकिन इसमें अनुनाद संरचनाएं कम बन रही है, इसमें अनुनाद संरचनाएं ज्यादा बन रही है। ठीक है, बंध लंबाई का सवाल भी आ सकता है, बंध सामर्थ्य का भी सवाल आ सकता है, ये सवाल आया हुआ भी है। ठीक है, इसमें तीसरा सवाल बनता है बेटा घूर्णन अवरोध, घूर्णन अवरोध का, यानी कि इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। या फिर रोटेशन बैरियर। आप तो रोटेशन बैरियर ही बोलो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी मत बोलो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, घूर्णन अवरोध को रोटेशन बैरियर। रोटेशन बैरियर क्या है बेटा, रोटेट होने पर कौन ज्यादा मतलब पाइबंद में रहना चाहता है, सिग्मा बंद होगा। तो मैंने आपको संरूपण में पढ़ा था बेटा, सिग्मा बंद क्या करते हैं, मुक्त घूर्णन कर सकते हैं, पाइबंद मुक्त घूर्णन नहीं कर सकते। तो कौन सिग्मा बंद में रहना चाहता है और कौन पाइबंद में रहना चाहता है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रोटेशन बैरियर किसके लिए ज्यादा है, रोटेशन बैरियर का मतलब ये है, घूर्णन अवरोध का मतलब ये है कि कौन मुश्किल से घूम पाएगा। रोटेशन में बैरियर आना, कौन मुश्किल से घूम पाएगा। सबसे मुश्किल से कौन घूम पाएगा बेटा, सी, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है घूमना। फिर कौन, ए, फिर कौन, बी। सबसे मुक्त घूर्णन कौन करना चाहेगा, सबसे ज्यादा सिग्मा बंध के चरित्र इसमें आ रहे हैं, सबसे ज्यादा घूर्णन किसमें होगा, बी में होगा, फिर उससे कम ए में, सबसे कम सी में। सबसे ज्यादा दिक्कत सी में है, वो पाइबंद में रहना पसंद करेगा। तो सबसे ज्यादा बैरियर कहाँ पे है, सबसे ज्यादा अवरोध कहाँ पे घूर्णन का, सी में है, क्योंकि उसका बंध सामर्थ्य सबसे ज्यादा है। बंध सामर्थ्य जितना ज्यादा होगा उतना तोड़ने में मुश्किलात आएगी, उतनी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, है ना। उतनी ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी तो उतनी ज़्यादा आपका रोटेशन बैरियर आ जाएगा। सिंपल तरीके से समझो रोटेशन बैरियर को, कौन कितनी मुश्किल से घूम पा रहा है। कौन कितनी मुश्किल से घूम पाने का मतलब है कि किसको टूटने में दिक्कत ज़्यादा आ रही है, सिग्मा बंद बनने में दिक्कत ज़्यादा आ रही है। बात समझ में आ रही है? तो कुछ ये सवाल थे बेटा, है ना। ऐसे तो कितने ही करते जाओ, मैंने 14 सवाल कराए आपको। ठीक है, और भी आपको मैं एक्सरसाइज के रूप में करा दूंगा बाद में। ठीक है, डीपीपी के फॉर्म में करा दूंगा। ठीक है, तो ये बंध लंबाई बंध सामर्थ्य के क्वेश्चन थे बेटा। अभी तक की अपन ने जितनी जीओसी पढ़ी, अपन ने मध्यवर्तियों को तुलना करना सीख लिया, सब कुछ हमने मेसोमर प्रभाव सीख लिया, अनुनाद सीख लिया, अतिसंयुग्मन सीख लिया, सारे तरह के प्रभाव सीख चुके हैं, मध्यवर्तियों के स्थायी की तुलना करना सीख चुके हैं, है ना। हमने जीओसी से जितनी मदद लेनी थी वो सब ले चुके हैं। अब हम जितनी भी जीओसी अभी तक पढ़ के आए हैं उस सारी जीओसी को अगले लेक्चर में अप्लाई कर देंगे अम्लीय और क्षारीय सामर्थ्य निकालने में। ये अभी तक जितनी भी जीओसी पढ़ी थी, काप धनायन मुक्त मूलक ऋणायन का स्थायी निकालना, वो सारा का सारा इस्तेमाल हो जाएगा बेटा अम्लीय और क्षारीय सामर्थ्य निकालने में। ठीक है, तो अगली क्लास में मैं आपको अम्लीय और क्षारीय सामर्थ्य पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग एनसीईआरटी से उसको रीड करके आए एक बार। ठीक है ना, बाकी सिंपल सी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ है नहीं, जीओसी आसान सी बात है ना। थैंक यू सो मच।